वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं इन्फो एज की, जो कि एक इंडिया में बहुत बड़ी इंटरनेट कंपनी है और आप इसको कह सकते हो कि वेंचर कैपिटल कंपनी है, क्योंकि इनके बहुत सारी तरह तरह के स्टार्टअप्स में इनका शेयर है और अभी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। कुछ दो चीज़ों के कारण इस वीडियो में करेंगे उस कंपनी के पूरे बिजनेस का एनालिसिस, सभी स्टार्टअप्स के थोड़े थोड़े बिजनेस को अपन क्विकली समझेंगे और फिनेंशियल्स को देखेंगे, वैल्यूएशंस पे बात करेंगे, पीयर कंपैरिजंस करेंगे और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों को समझ के हम आपको हमारा ओपिनियन शेयर करेंगे टेक्निकल चार्ट्स के साथ। सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। लगभग 10-10 मिनट का वीडियो डालते हैं बट केवल चार्ट दिखाते रहते हैं। मैं आपको 15-20 मिनट में पूरी कंपनी यहाँ पे आज समझा दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं एक आपको कल यहाँ पे हम लोग टेलीग्राम पे एक कंपनी डालने वाले हैं जो कि एक नेक्स्ट इन्फो एज हो सकती है और उसका स्टॉक एनालिसिस भी हम लोग वही डालेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। वो इंडिया का इकलौता यहाँ पे ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड है जहाँ पे सभी तरह की खबरें सारी एक साथ एक जगह आ जाती है। ब्रोकरेज रिपोर्ट से लेकर कॉन कॉल्स, क्वार्टरली अपडेट, सारी चीज़ें एक ही जगह। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम फ्री टेलीग्राम चैनल है। लगभग 5400 लोग जुड़ चुके हैं। आपको बीट द स्ट्रीट सर्च करना है, नहीं तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। चलिए बात करेंगे इन्फो एज की। इन्फो एज एक ऐसी कंपनी है जो अपने आप को इंटरनेट कंपनी बताती है। उनकी यहाँ पे कुछ लीडिंग बिजनेस है जिसमें से एक है Naukri.com जो कि इंडिया की नंबर 1 जॉब साइट है। फिर जीवन साथी है इनके पास जो कि मैट्रिमोनियल साइट है। और उसके बाद रियल एस्टेट पोर्टल है एक यहाँ पे 99acres.com। उसके बाद शिक्षा.com है जो इंडिया का लीडिंग एजुकेशनल पोर्टल है। और यहाँ पे कंपनी यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें ओन करती है जैसे कि नौकरी गल्फ है और क्वाड्रैंगल है। उसके बाद कंपनी का यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि जोमेटो, policybazaar.com, हैप्पीली अनमैरिड में यहाँ पे कंपनी का स्टेक है। और उसके बाद यहाँ पे कंपनी है ना बहुत सारे कंट्रीज में काम करती है, मिडिल ईस्ट, दुबई और आबू धाबी वगैरह। यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट में इनका मेन बिजनेस भी है और नोएडा में इनके हेडक्वार्टर्स है। तो ये सारे काम यहाँ पे कंपनी करती है। अब अपन इन्फो एज को पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। इन्फो एज कंपनी का यहाँ पे जैसे कि अपन क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करेंगे सबसे पहले। तो इन्फो एज का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस यहाँ आप देख सकते हो, ये सारे इनके पोर्टल्स है, पॉलिसी बाजार वगैरह। अच्छा, इसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न 18.4% है। और जोमेटो के IPO से कितना कंपनी को फायदा होने वाला है तो मैं आपको बता दूं, 375 करोड़ रुपए के ये लोग शेयर बेच रहे हैं। अगर आप देखोगे 375 करोड़ रुपीस के ये लोग शेयर बेच रहे हैं। इसमें से अगर अपन देखें इनको फ़ायदा कितना होगा तो लगभग ये 5 करोड़ शेयर्स बेचेंगे। और इसके अंदर अगर आप देखते हो तो इनको जो फ़ायदा होने वाला है वो करीबन यहाँ पे 370 करोड़ का होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये पहला फैक्टर है जो अभी रैली को यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर रहा है, बिकॉज कंपनी को इतना ज़्यादा फायदा होगा। बट यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर बन रहा था कि कंपनी इतने पैसों का क्या करेगी। तो कंपनी ने यहाँ पे कुछ 2 एक्विजिशंस भी किए हैं रिसेंट में, तो उस पर बात करेंगे। और यहाँ पे जो एक और फैक्टर बन रहा है कंपनी में जो शेयर प्राइस को बहुत ज़्यादा रैली कर रहा है वो है 875 करोड़ का प्रोबेबल इन्फ्लोज। 875 करोड़ का प्रोबेबल इन्फ्लोज का मतलब है 875 करोड़ की यहाँ पे शेयर्स में बाइंग देखने को मिल सकती है अगर कंपनी को यहाँ पे निफ्टी में इंक्लूड कर दिया। और ये यहाँ पे कब अनाउंसमेंट होगा, सितंबर फर्स्ट वीक में यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाएगा। और अक्टूबर से यहाँ पे निफ्टी की यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स बदलते हैं। तो निफ्टी में अभी 2 कंपनीज में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टक्कर चल रही है जिसका नाम है डीमार्ट, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट और सबसे ज़्यादा मेरी टॉप होल्डिंग में से एक है डीमार्ट यहाँ पे। और यहाँ पे इन्फो एज के यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है बिकॉज इन्फो एज एक यहाँ पे FNO स्टॉक है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी में बहुत ज़्यादा दम भी है, ये एंट्री लेगा और मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये प्रोबेबल अपनी एंट्री यहाँ पे लेगा। बट यहाँ पे एक और जो चीज़ है वो डीमार्ट के यहाँ पे मार्केट कैप ज़्यादा है तो वो सारी चीज़ें, बट डीमार्ट को पहले उसमें आना पड़ेगा अपने FNO के अंदर और फिर वो यहाँ पे निफ्टी में आ सकता है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे 875 करोड़ का जो प्रोबेबल इन्फ्लो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि कंपनी का अगर आप देखोगे टोटल मार्केट कैप जो है वो करीबन यहाँ पे 40,000 करोड़ है। और 40,000 करोड़ पे अगर आप 875 करोड़ का यहाँ पे प्रोबेबल इन्फ्लोस देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप समझना चाहते हो कि निफ्टी में इंक्लूड होने से यहाँ पे कैसे प्रोबेबल लोग बाग बाइंग करते हैं, तो देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो केवल इंडेक्स फंड्स में पैसा लगाते हैं या फिर इंडेक्स वाली कंपनीज में ही लगाते हैं। निफ्टी 50 में आना एक बहुत बड़ा यहाँ पे है ना, अपने आप में वो माना जाता है कि यार ये कंपनी अच्छी है। तो बहुत सारे लोग फिर इंडेक्स में आते हैं, उसको कंपनियों खरीदने लग जाते हैं और इंडेक्स फंड से सबसे ज़्यादा बाइंग देखने को मिलती है। की फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे कंपनी के तो यहाँ पे जो रेवेन्यू रहा है वो बहुत ज़्यादा देखो ग्रोइंग तो नहीं रहा है जैसे कि बाकी सभी अपने को इंटरनेट कंपनीज में देखा है, जोमेटो वगैरह की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू में एक ओवरऑल यहाँ पे प्रॉब्लम रही है जो कंपनी ने यहाँ पे मेरे को लगता है कि यहाँ पे एक चीज़ को इम्पैक्ट कर रहा है। ऑपरेटिंग यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे इस बार कम होते हुए दिखाई दिए हैं, जबकि यहाँ पे कंपनी का बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ पे नहीं हुआ था बिकॉज एक इंटरनेट कंपनी आप सभी को पता है तो वो सभी चीज़ें बहुत
बहुत जल्द से ज़्यादा अपने ऑनलाइन लेके जा सकती है। फिर कंपनी ने यहाँ पे बताया कि बिलिंग्स वगैरह हम लोग ने कितनी करी थी, तो यहाँ पे ओवरऑल बिलिंग्स भी यहाँ पे ठीक ठीक ही है, और हेड काउंट कंपनी के अंदर ठीक है। डिविडेंड पे आउट कंपनी यहाँ पे 80% यहाँ पे रखती है अपना पेड अप कैपिटल का। यहाँ पे अभी क्या है, नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन इन्वेस्टिंग कंपनी, नेट इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे जो कंपनी ने कर रखा है वो कितना कर रखा है, तो वो अगर आप देखोगे तो डबल होता गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोलूँगा कंपनी के यहाँ पे बिजनेस के लिए, फ्यूचर बिजनेस के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का यहाँ पे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट क्या है, बिकॉज कंपनी का काम ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का है। फिर वहीं पे कैश बैलेंस वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और मैं वही बार बार बोल रहा हूँ, कंपनी का यहाँ पे कैश बैलेंस जो है ना वो बार बार बढ़ता जा रहा है, और ये एक चीज़ है जो इम्पैक्ट कर रहा है। अगर आप देखोगे कंपनी यहाँ पे ना प्रोबेबल अपने वो नहीं ढूंढ पा रही एक्विजिशंस यहाँ पे, कि यहाँ पे आप किस कंपनी को एक्वायर करना है। और इसलिए यहाँ पे एक और बात बोल रहे हैं, जोमेटो के आईपीओ का एक और ख़राब साइड ये है, नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी अगर वो पैसा आ गया तो उस कंपनी का करेगी क्या। ऑलरेडी इनके पास लगभग है ना 3300 करोड़ कैश है, फिर यहाँ पे इसमें अभी 375 और आ जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी अगर एग्रेसिव स्टार्टअप बाइंड करने गई तो हो सकता है वो लॉस मेकिंग साबित हो, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपैक्ट कर रही है। और आप सभी को पता है, अपन ने बर्कशायर हाथवे की एक बात कर लें, जो कंपनी हाई कैश बैलेंस मेंटेन करती है, बट यहाँ पे उसकी अंडर परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू देयर पीयर्स। जैसे कि अगर अपन एप्पल वगैरह की बात करें ना, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इन्वेस्टिंग कंपनी में। और फिर यहाँ पे की फाइनेंशियल्स यहाँ पे कंपनी ने बताया है, जैसे कि अपन बात करें यहाँ पे इन्फो एज में अगर अपन देखें तो यहाँ पे कंपनी ने बताया कि जो रिक्रूटमेंट है, यानी जो अपना Naukri.com है, उसकी यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो यहाँ पे आप ये परफॉर्मेंस देख सकते हो, लगभग सिंगल डिजिट ग्रोथ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर वहीं पे रिक्रूटमेंट की अगर अपन बात करें यहाँ पे जो 99 एकर्स की बात करें तो उसकी भी लगभग है ना ठीक ठाक ग्रोथ रही है। तो कंपनी ने एज सच यहाँ पे है ना पिछले 3-4 साल में इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस अभी तक नहीं करी है। और आपको पता है 99acres.com की यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर आप देखोगे तो सबके पीयर्स हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीयर है, तो वो सब काम होता है। और यहाँ पे एक जो फैक्टर बनता है कि यहाँ पे इनकी जितनी भी कंपनीज है, जोमेटो हो या कोई भी हो, इनके यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जीवनसाथी.com भी हो, तो अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अलग अलग तरह की यहाँ पे कंपनीज आ गई हैं जो यहाँ पे मैट्रिमोनियल में काम कर रही है। क्वार्टरली अपडेट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे Q4 के जो रिजल्ट्स रहे थे वो Q3 से काफ़ी अच्छे रहे थे, तो वो अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट यहाँ पे अपन बिलिंग की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। अगर आप देखोगे जीवन साथी हो या कोई भी हो, तो कंपनी में यहाँ पे 99acres.com में यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली थी। बट यहाँ पे जो एक इम्पैक्ट कर रहा है वापस वो रेवेन्यूज़ कर रहा है। रेवेन्यूज़ के अंदर यहाँ पे Q-on-Q बेसिस पे कंपनी का यहाँ पे फॉल हुआ था, तो वो अब यहाँ पे है ना ओवरऑल चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है कि यहाँ पे कंपनी मतलब है ना उनकी इन्वेस्टिंग कंपनीज यहाँ पे बिलिंग तो कर रही है, बट यहाँ पे है ना वो इन्फो एज को उतना यहाँ पे रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। तो वो एक चीज़ यहाँ पे अपने को कंसिडर करनी चाहिए। तो ये एक यहाँ पे ओवरऑल चीज़ों को इम्पैक्ट कर रहा है। ऑपरेटिंग एबिटा की बात करें तो यहाँ पे एबिटा मार्जिन्स भी अगर आप देखोगे तो पिछले साल से यहाँ पे अगर आप देखते हो तो परसेंटेज में एबिटा मार्जिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए। तो फिनेंशियल्स तो हिले डुले लग रहे हैं थोड़े, मतलब देखो हिले डुले नहीं है, बट यहाँ पे परफॉर्मेंस खराब है। अब ये आप देख सकते हो, ये आपका वापस चार्ट में बताया कि कंपनी का वो कितना है, इन्फो एज की बिलिंग कितनी हो रही है और यहाँ पे क्या ट्रेंड है। तो ये सारी चीज़ें, और बिलिंग और कैश बैलेंस का यहाँ पे डेटा दे रखा है कंपनी का, तो ये सब चीज़ें। फिर यहाँ पे ऑपरेटिंग एबिटा दिया है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये कंपनी के ऑपरेटिंग एबिटा में भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे फिर कंपनी के की वैल्यू ड्राइवर्स हैं जो पीपल, ब्रांड, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने कुछ कॉस्ट वगैरह बताई है। इनकी जो मार्केटिंग कॉस्ट है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो स्टेबल रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। बट यहाँ पे स्टेबल के कारण, यहाँ पे स्टेबल मेंटेन करने के कारण क्या हो रहा है, कंपनी के रेवेन्यूज़ डाउन होते जा रहे हैं। तो वो एक जो चीज़ है जो मेरे को थोड़ा इम्पैक्ट करती हुई लग रही है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे एसेट एलोकेशंस यहाँ पे क्या क्या है, तो कंपनी की यहाँ पे जो एसेट एलोकेशंस में आपको बताया था 15% कंपनी का पैसा यहाँ पे अगर आप देखते हो तो अदर एसेट्स में लगा हुआ है। 3% यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग एसेट्स में 28% पैसा यहाँ पे कंपनी का अगर आप देखते हो तो स्टार्टअप्स में 55% पैसा यहाँ पे कैश एंड लिक्विड्स में। अगर आप देखोगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कंपनी किसको बोलती है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स इंक्लूड IIM जॉब्स। तो यहाँ पे कुछ स्टार्टअप्स भी हैं, बट यहाँ पे है ना मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे कैश बैलेंस तो हाई है कंपनी का, है ना। ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपन ने नेट इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा यहाँ पे कंपनी का कैश बैलेंस देखा है। और लाइबिलिटीज़ साइड में अगर आप देखते हो तो कंपनी के पास ज़्यादा लाइबिलिटीज़ तो नहीं है, बहुत ही यहाँ पे अगर आप देखोगे लगभग कंपनी है ना डेट फ्री है। तो
कंपनी का यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे नेगेटिव वर्किंग कैपिटल यहाँ पे बताया कि बहुत बार इंपैक्ट करता है, और कैश फ्लो जनरेशन से कंपनी बता रही कि वो अच्छा खासा हो रहा है, जो कि अपन देख भी रहे। कंपनी ने यहाँ पे ना Jan 20 में एक सेबी रजिस्टर्ड यहाँ पे AIF फंड खोला था, और उससे यहाँ पे कंपनी को काफ़ी पैसा मिला था, और उसने यहाँ पे इधर उधर बहुत जगह पैसा भी लगाया था। TMS होल्डिंग्स कंपनी है जिसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। तो वो यहाँ पे एक AIF ऐसा है कि जो कि स्टार्टअप कंपनीज में लगाएगा और वो सब चीज़ें करेगा। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कंपनी की यहाँ पे जो CAGR ग्रोथ है मार्केट परफॉर्मेंस की वो बहुत ज़्यादा है, बट अपने को पता है फिनेंशियल्स में परफॉर्मेंस इतनी नहीं है। फिर यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह है वो सब ठीक है। यहाँ पे कंपनी में अभी तक तो कोई खास कॉर्पोरेट गवर्नेंस हुए नहीं है, तो वो एक चीज़ों पे इम्पैक्ट है। अच्छा, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट है जो कि एज सच अपने को इतना मैटर नहीं करती है, बट यहाँ पे कंपनी एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। इनकी जो प्रेजेंस है यहाँ पे अगर आप देखोगे सेल्स ऑफिसेज वगैरह है तो वो ऑल इंडिया प्रेजेंस है। और उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप बात करो तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे अगर आप देखते हो तो बहुत बड़े नॉर्डिया, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, BNY मेलन, और वहीं पे SBI, गवर्नमेंट पेंशन फंड, ग्लोबल, वेरिटास, ICICI प्रूडेंशियल, वैनगार्ड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, तो ये गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे होल्ड करती है। इसमें प्रमोटर्स का स्टेक 40% है, और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल और FPIs का स्टेक 40% है, और म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स का स्टेक यहाँ पे 11.4% है। मतलब बच्चे कुछ जो 8.6% ही है ना रिटेल शेयर होल्डर्स के पास है। और ये एक और चीज़ यहाँ पे इम्पैक्ट करता है, वो क्यों? देखो, अगर यहाँ पे कोई शेयर की कमी होगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा। अच्छा, अब ये कैसे समझाऊँ? ऑक्सीजन की कमी आई थी तो ऑक्सीजन का भाव बढ़ा था ना। आज म्यूचुअल फंड, FPI और इनको अगर हटा दे तो बाजार में कितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं? लगभग 8.6% हो रहे हैं। मान लीजिए थोड़े बहुत यहाँ पे जो लोग हैं और यहाँ पे म्यूचुअल फंड, FPI भी थोड़ी बहुत सेलिंग बाइंग करते होंगे, 10 से 15% ही यहाँ पे शेयर्स मार्केट में फ्रीली ट्रेडेबल होते होंगे ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम। तो अपन ने ऐसा देखा है बहुत सारी कंपनीज में जहाँ पे फ्री फ्लोट यहाँ पे कम होता है, या फिर अगर लोग बाग शेयर्स अपने पास रखते हैं, जैसे डीमार्ट एक एग्जांपल है, रुचि सोया एक एग्जांपल है, इनमें यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ पे एक शेयर प्राइस यहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ता है और वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। तो ये एक फैक्टर भी है जो यहाँ पे शेयर प्राइस को इंपैक्ट कर रहा है कि यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ज़्यादा है और शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं करता है। उसके बाद यहाँ पे Naukri.com के बारे में बताया गया है, तो कंपनी का यहाँ पे Naukri.com का काम है। फिर यहाँ पे Naukri.com के की मैट्रिक्स क्या है? जॉब लिस्टिंग्स, रिज्यूम सर्च वगैरह करना, रिक्रूट मेल वगैरह करना, कुल मिला के सारे ये जो जॉब्स रिलेटेड काम होते हैं ना वो करते हैं। इनके ओवरऑल 57,000 यूनिक क्लाइंट्स है और 75 मिलियन का यहाँ पे इनके रिज्यूम्स है। तो ये सारी चीज़ें। और Naukri.com का अगर आप देखते हो कि यहाँ पे मार्केट शेयर कितना है, तो यहाँ पे इनके जो कुछ है टाइम्स जॉब, शाइन, इंडीड, मॉन्स्टर इंडिया के साथ इनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है, बट ओवरऑल यहाँ पे कंपनी ने अपने ट्रैफिक शेयर के अंदर यहाँ पे है ना मार्केट शेयर को गेन किया है। तो मतलब Naukri.com इज़ द बेस्ट वन, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे ट्रेडिशनल जॉब्स के अंदर यहाँ पे शेयर्स वगैरह कितने हैं, तो वो सब चीज़ें बताइए। अच्छा, इनका बिजनेस है ये इनको क्लाइंट्स मिलते हैं, उनको जॉब्स मिलती है, फिर यहाँ पे ट्रैफिक और उनसे रिस्पॉन्स वगैरह, बेनिफिट्स, प्रोडक्ट इनोवेशन, सेल्स नेटवर्क वगैरह। देखो Naukri.com इस पूरे पर्टिकुलर इंडस्ट्री का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो मतलब सबसे बड़ा प्लेयर है, तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और B2B बिजनेस है। देखो मतलब इसमें क्या होता है, Naukri.com में आप जॉब पोस्ट करते हो, तो मान लीजिए इन्फोसिस ने जॉब पोस्ट करी तो आप इन्फोसिस को पे करोगे, ठीक है। मतलब इन्फोसिस Naukri.com का पैसा देगा, और आपको जॉब चाहिए तो थोड़ा बहुत पैसा आप भी दोगे कभी कभी Naukri.com को। तो वो B2C और B2B बिजनेस होता है, बट यहाँ पे मेन बिजनेस यहाँ पे ना इन्फोसिस पैसा देती है, ना कि जॉब सीकर पैसा देता है, ठीक है। तो ये रेवेन्यू ब्रेकडाउन है कंपनी का, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, रिक्रूटमेंट और IT सर्विसेज वगैरह से कैसे कैसे आता है, तो वो सारी चीज़ें। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल हो गया, जब कभी Naukri.com का IPO वगैरह आएगा तो उसको बात करेंगे। ये इनकी मेन कंपनी है ना। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे ये रियलाइजेशन बताया कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स और रिक्रूटमेंट के यहाँ पे जो मार्जिन्स वगैरह वो चीज़ें दिख रही। अच्छा, इनके जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसके बारे में बताया गया है। अपन ज़्यादा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा। मेन अभी यहाँ पे IIM जॉब्स है जो लीडिंग यहाँ पे रिक्रूटर है, और यहाँ पे जितनी भी IIM जॉब्स की जो वो होती है वो कम्प्लीटली सोल्ड थ्रू नौकरी सेल्स टीम। तो ये नौकरी यहाँ पे जो .com है वो कंपनी इसकी वो करती है, और IIM जॉब्स इनका एक वन ऑफ द स्टार्टअप है जिसमें इन लोग ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 99acres.com है, ये एक रियल एस्टेट है, लार्जेस्ट स्पेंडर ऑन एडवर्टाइजिंग मीडिया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी ये रियल एस्टेट मार्केटिंग का काम करती है, जहाँ पे मतलब है ना किसी को बिल्डिंग बेचनी है, लोडा ग्रुप हो या फिर कोई भी हो, तो वो यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट को यहाँ पे डालती है, प्रोजेक्ट शोकेस जिसको अपन बोलते हैं, फीचर्ड लिस्टिंग, ईमेल कैंपेन्स वगैरह। फिर यहाँ पे रीसेल, रेंटल्स वगैरह के भी यहाँ पे होती है। इनके की बिजनेस मैट्रिक्स है, इनके पास यहाँ पे 1,72,000 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे रजिस्टर्ड है, और टोटल लिस्टिंग यहाँ पे 9,59,000 की हुई है। तो ये एक यहाँ पे बहुत की क्राइटेरिया है।
और रेवेन्यू ब्रेकडाउन अगर आप देखोगे ब्रोकर, बिल्डर्स और ओनर्स के थ्रू यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर्स बताया है। बिलिंग इनकी कहाँ से होती है वो भी यहाँ पे कंपनी ने बताया है। यहाँ पे इनके स्ट्रेटजी क्या रहती है, कस्टमर सर्विस, प्रोजेक्ट कंपैरिजन वगैरह होते हैं, मतलब है ना, आपको बताएंगे लोडा अच्छा है या फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छा है, तो वो सारी चीज़ें होंगी। तो इस तरह की यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एनालिटिक्स वगैरह होती है इनकी बहुत बार, है ना, अगर आप देखोगे तो 99 एकर्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा, है ना, रियल एस्टेट पे रिपोर्ट्स वगैरह आती है, तो वो सब काम होते हैं। इनकी ऑब्वियसली यहाँ पे लीडरशिप पोजीशन है, अगर आप देखोगे तो ये भी एक, है ना, एग्रेसिव मार्केटिंग है और यहाँ पे इसकी भी लीडरशिप है। फिर 99 एकर्स की क्वार्टरली फिनेंशियल्स अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ठीक ठीक है, ज़्यादा इसमें अभी भी, है ना, ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। भले आप कोई भी साल ले लो और यहाँ पे आप देखोगे तो ये, है ना, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। और पिछला साल तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था। उसके पीछे की रीज़न है कंपनी का कि यहाँ पे रियल एस्टेट तो हिट हो गया था मार्केट कोविड-19 के कारण। फिर इनकी मोबाइल ऐप्स वगैरह है और ये बहुत सारे लोकेलिटी रिव्यूज़ वगैरह है और ये सब काम होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जीवनसाथी.com है जो कि वन ऑफ द सबसे बड़ा, ये भी एक लीडर ही है। इसमें बेसिकली वही होता है, शादी वगैरह का काम होता है। और इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा तो आप बोलेंगे आप बहुत ज़्यादा उसको कर रहे हो, बट यहाँ पे मैच मेकिंग का काम होता है। इनकी यहाँ पे स्ट्रेंथ वगैरह क्या है, इनकी लीडरशिप है। एक तो नॉर्थ मार्केट्स के अंदर कैपिटल एफिशिएंट बिजनेस है, ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है और थोड़ा बहुत यहाँ पे इनोवेशन वगैरह करना पड़ता है। और ऐप का यूजेज अभी अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये इसका आप बिजनेस देखते हो तो कैसे यहाँ पे कंपनी ने अपना परफॉर्मेंस दिया है। Q4 के अंदर अगर आप देखोगे तो सारे, मतलब जो FY21 के सारे क्वार्टर्स थे ना, तो इनके यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे बढ़ते गए। बट वहीं पे EBITDA यहाँ पे अभी कंपनी का नेगेटिव चला गया बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्पेंडिंग। शिक्षा.com एक साइट है, इसको यहाँ पे की कॉम्पिटिशन मिल रहा है बाकी जो भी एडटेक स्टार्टअप्स है ना, उनसे यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा अपना कॉम्पिटिशन मिल रहा है। तो शिक्षा.com का काम क्या है, जैसे 99 एकर्स यहाँ पे बिल्डिंग सर्च करने में काम करता था, वैसे ये स्कूल कॉलेजेस वगैरह में काम करता है। इसमें अगर आप देखोगे तो इनका यहाँ पे मार्केट लीडरशिप है, कॉलेजेस वगैरह में हो चाहे आप स्टूडेंट्स की बात करो। इनके कॉम्पिटिटर्स कॉलेज दुनिया या फिर करियर 360 है। और यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पैक्ट कर रही है, देखो अभी एडटेक स्टार्टअप से इनको कॉम्पिटिशन ऐसे मिल रहा है क्योंकि एडटेक स्टार्टअप्स इंडिया में ना 4-5 ही, बायजू वगैरह और थोड़े बहुत ही है, ठीक है, जैसे अनअकैडमी और बायजूस वगैरह। बट यहाँ पे अभी क्या, स्कूल कॉलेजेस खुले ही नहीं, तो बहुत से लोग यहाँ पे एडमिशन अपना डेफर कर रहे हैं और वो सर्च यहाँ पे डेफर कर रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो बहुत बार यहाँ पे ना, जैसे कि Q1 में तो रेवेन्यू यहाँ पे कम हुआ था, उसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ना चालू है। बट ये जो बिजनेस है ना, ये वापस बूम करेगा बिकॉज यहाँ पे लोग बाग अब घर में बच्चे बैठ के यहाँ पे परेशान हो गए। तो एकदम से जैसे ही यहाँ पे इकोनॉमी खुलेगी और अगर ये सारी जो थर्ड वेव अगर यहाँ पे अपन डेफर कर पाते हैं तो ये बिजनेस सबसे ज़्यादा बूम होने के चांसेस है शिक्षा का। और अच्छा, अब फाइनली बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल यहाँ पे पोर्टफोलियोज में कौन कौन सी कंपनीज है। तो यहाँ पे जोमेटो वगैरह है और ये सारी कंपनीज के नाम है। आप यहाँ पे इनमें से मोस्टली कंपनीज को इस तरीके से जानते होगे, जैसे कि shopkirana.com हो गया, फिर वहीं पर अगर आप देखोगे policybazaar.com हो गया, इसमें अगर अपन देखेंगे शिप्सी हो गया, अड्डा 247 अगर आपने नाम देखा हो, तो ये यहाँ पे इस तरीके से। और इनका स्टेक कितना है, लगभग यहाँ पे सभी में ये एक एसोसिएट कंपनी है, काफ़ी बड़ा यहाँ पे स्टेक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो और भी यहाँ पे कंपनीज है थोड़ी बहुत, यहाँ पे जिप सर्व वगैरह है, मार डाला और ये सब कंपनीज में इन लोग का happily-unmarried.com ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। जोमेटो यहाँ पे आप सभी को पता है, जोमेटो का अगर आपने हमारा बिजनेस मॉडल एनालिसिस नहीं देखा है तो आप वो ज़रूर देखिएगा। तो उसमें हम लोग ने पूरा बिजनेस को समझा है कि जोमेटो आखिर करता क्या है, पैसे कैसे कमा रहा है, क्या उसका यहाँ पे फ्यूचर आउटलुक है और यहाँ पे कैसे आईपीओ होगा। ये तो हम लोग इस बार आपको सैटरडे को अपडेट करेंगे कि यहाँ पे आईपीओ रिव्यू लेके आएंगे। हैप्पीली अनमैरिड में ये सारे काम होते हैं। तो हैप्पीली अनमैरिड एक ये है। फिर एक उस्तारा करके इनका एक प्लेटफॉर्म है जो इनके पास है। और ये बाकी डेटा सिक्योरिटी वगैरह का बात बताया है, पीपल डेवलपमेंट और फिर CSR की बात हो गई है। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट टीम्स के बारे में बताया है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एनालिस्ट कवरेज देखोगे तो एम्बिट से लेके नोमुरा, स्पार्क कैपिटल, ICICI सिक्योरिटीज़, JP मॉर्गन और ये सभी कंपनीज हैं। और मैं ये बात मानता हूँ कि यहाँ पे अगर निफ्टी में इंक्लूजन होता है तो इन सभी में स्टॉक्स में वापस एक री रेटिंग देखने को मिलेगी। अपने को रेवेन्यू पे यहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट है, जो रेवेन्यू यहाँ पे अपने को देखना रहेगा। बट क्या हो रहा है ना, अभी एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, टेक्निकल चार्ट्स पे चलते हैं और वहीं पे बताते हैं आपको। चार्ट्स की बात करें तो ये जो सपोर्ट जो बन रहा है 1 महीने का, अगर अपन सपोर्ट की बात करते हैं तो 4,900 रुपये पे एक सपोर्ट बन रहा है। तो सपोर्ट अपना हुआ 4,900 का। रेजिस्टेंस यहाँ पे जो बनेगा वो सीधा अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 5,600 का एक रेजिस्टेंस आप कह सकते हो नियर टर्म के लिए, वो यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो सकता है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखो अभी है ना वॉल्यूम्स के बैक पे यहाँ पे ये शेयर भागा था, अभी वॉल्यूम्स थोड़े कम होते हुए दिखाई दिए। 3 महीने का अगर आप चार्ट देखते हो तो अभी भी वॉल्यूम और मोमेंटम बना हुआ है। जब तक ये वाला भाव नहीं आता है तो अपन आप कह सकते हो कि 5,000 के नीचे अगर नहीं आता है तो यहाँ पे एक आप अभी कह सकते हो कि मोमेंटम इसमें बना हुआ है।
यहाँ पे अपने को क्या करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे स्ट्रेटजी अपनाएंगे। बाय ऑन डिप्स कैसे करेंगे, जब अभी 5600 से 5300 आया तो 5200 से वाली रेंज में अपन थोड़ी बहुत बाइंग करेंगे, फिर 5000 वाली रेंज में करेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म से अपन बात करें तो यहाँ पे स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा दम है और शॉर्ट टर्म के लिए भी दम है अगर ये निफ्टी वाली न्यूज़ चलती। बट अगर ये निफ्टी की न्यूज़ ख़राब आई, सितंबर के महीने के शुरू में यहाँ पे सरकार मतलब NSE में अनाउंसमेंट होगा, तो उस तब अगर आप उस टाइम थोड़ा कॉशियस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर ये सारा मोमेंटम बना रहता है और वो सब चीज़ें होती है और अगर इसका मार्केट और तेज़ी से भागता है तो ये और ज़्यादा है ना निफ्टी का बड़ा कैंडिडेट होता जाएगा इंक्लूजन के लिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रहेगा, अपने को एक जो चीज़ देखनी है कि यहाँ पे अगर ये मोमेंटम बनता है 5300 5200 वाला रहता है तो यहाँ पे स्टॉक 5700 रुपये के एक पहले टारगेट और फिर 6000 रुपये और उसके बाद 6300 रुपये तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और मैं आपको बोल सकता हूँ कि मैं एक साल के बाद अगर यहाँ पे मैं बिल्कुल अचंभित नहीं हूँगा जब यहाँ पे आपको 6700 रुपये तक के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे टारगेट्स रहेंगे इन्फो एज के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर जो लोग वैल्यूएशन के मामले में सोचते हैं तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यूड है। इसका 500 रुपये का पी है, EV टू EBITDA रेशो 323 का है जो कि बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे PG रेशो यहाँ पे 1850 का है, मतलब इसकी अर्निंग्स यहाँ पे मतलब इसकी प्राइस 1850 ज़्यादा टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू देयर अर्निंग्स। मतलब शेयर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है बट यहाँ पे प्राइस नहीं अर्निंग्स नहीं बढ़ रही है, तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। बाकी मैंने आपको बताया था फिनेंशियल्स कैसे हिले डुले हैं, सिंगल डिजिट ROE है इनका। और यहाँ पे कंपनी ने कुछ छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जो कि अभी कंपनी कर रही है और आते आते और भी यहाँ पे कंपनी थोड़ा बहुत स्टेक खरीदेगी, तो उन छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट्स में अभी अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और ठीक है, तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस इन्फो एज पे। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी इन्फो एज के शेयर होल्डर्स के साथ, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और आप हमें टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें ताकि हम आपको बता सकें अगला इन्फो एज कंपनी कौन सी हो सकती है।